हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी आपके माइंड में आया होगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स तो सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वो जो हमने स्टडी किया था ना, वो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो ऑफर है। ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था ना, देखो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो गया था? ऑफर। तो पहले ऑफर देखा क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े हमने जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब थे। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफर पढ़ रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आप एक काम करेंगे कि अभी जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, तो आपके पास इसमें इंडेक्स नहीं प्रिपेयर है। जो बुक आपको मिलेगी पीडीएफ में, मतलब आपके पास क्या है, इंडेक्स नहीं है, पेज नंबरिंग नहीं है। आप क्या करेंगे कि इसको ना नंबरिंग वगैरह कर देंगे, सारी नंबरिंग आप प्रॉपरली करेंगे। ठीक है। पेज नंबर भी आप लिख लें, और इंडेक्स जो प्रिपेयर करेंगे, इंडेक्स में सिर्फ चैप्टर नंबर नहीं लिखना है, वहाँ पे तो लिख के कोई फ़ायदा नहीं ना, ऐसे लिख दिया आपने सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पेज पे ना। आप क्या करेंगे, जो मेन मेन हेडिंग्स है ना, उनके भी पेज नंबर नोट डाउन कर लेंगे। तो उससे आपको बाद में रिकॉल करने में ईजी रहता है, ये समझने में ईजी रहता है कि एक्चुअल में मैं कहाँ से क्या स्टडी कर रहा था। तो उसके लिए आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है। किस तरीके के ऑप्शंस हैं मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, उसमें नोट डाउन करने की जब बात आई ना कि लिखना है आपको, तो आपने इस तरह से लिख दिया, एक वन लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आपने पूरा लिख दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले लिख सकते हो डेफिनेशंस। डेफिनेशंस लिख सकते हो, उसका पेज नंबर लिख दोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट, उसका पेज नंबर नोट डाउन कर लोगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको लगेगा कि अगर आपके ऊपर मर्जी है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, और फिर इसके बाद नीचे एक ऑफर लिख के छोड़ दो कि ठीक है ऑफर मेरा इस पेज पे है। तो ऐसे आप ऑफर का पेज लिख के छोड़ सकते हो इफ़ यू वांट टू डू दैट। और सेकंड थिंग क्या है, इफ़ यू वांट तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे भी लिख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा इस पेज पे है, अभी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा इस पेज पे है, एसेंशियल्स किस पेज पे है वो आप एक जगह लिख सकते हो। और उसके बाद जैसे उसके जो जो टॉपिक्स आते रहेंगे वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख के उनके पेज नंबर लिख सकते हो। इससे क्या होगा, जब स्टार्टिंग में आपके पास एक ना इस तरीके से एक चार्ट टाइप में बन गया, मतलब क्या चार्ट बन गया कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास कौन कौन से टॉपिक है, फिर अलग हेडिंग ऑफर है, ऑफर के अंदर मेरे पास कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। तो मेन यहाँ पे मेरे लिए पेज नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करोगे तो भी चलेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाली सारी हेडिंग्स और ऑफर के अंदर वाली सारी हेडिंग्स मेरे पास कलेक्टिवली एक जगह पे आ गई हैं। ये थोड़ा सा ना, मतलब जो कन्फ्यूज़न आता है ना कि टॉपिक क्या चल रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, तो वो बुक में वैसे मैंने जो इस तरह से ड्राफ्ट करी है, जो उसका फॉर्मेटिंग रखी है, उसको मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि आपको ऐसा कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। स्टिल इन केस यू फील कि इस तरह से आपको स्टिल कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा सा इनिशियली आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरीके का एक अपना इंडेक्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अगेन क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि आप ना पेन दो या तीन तरीके की यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, जैसे अभी मैंने लिखते हुए भी यहाँ पे आपको बताया ना, ब्लैक को अलग से और रेड को अलग से, इनकेस आप इसको सबको ब्लैक में ही कर दोगे ना, तो फिर रीडिंग में आपको फॉर्मेटिंग में फिर से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो देखो, जितना चीज़ों को ईजी कलरफुल आप बनाते हो, मैंने बुक में इसमें और आईसीआई की बुक में क्या फ़र्क है या सीएमए की बुक में क्या फ़र्क है, उनमें यही फ़र्क है, वो एक ही कलर पे सब कुछ लिख दिया, तो वहाँ पे ना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने हर चीज़ को एक डायग्राम दिया, जैसे आपको यहाँ पे क्या टेबल बनाई है, टेबल के अंदर फिर एक पिंक कलर से इधर लिखा है, नॉर्मल कलर से इधर लिखा है, हेडिंग के अलग अलग हेडिंग के अलग अलग कलर हैं। जैसे मैं कहूँगा कि मेन हेडिंग हो गई, तो मेन हेडिंग मेरी ब्लू में जा रही है, फिर उसके बाद सब हेडिंग हो गई तो उसका कलर कौन सा है, ग्रीन है। अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह से कंटेंट का कलर मैंने मैनेज करके पूरा का पूरा चलने की कोशिश करी है। क्लियर हुआ ना आपको कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है आपको? तो इसी तरीके का इस चीज़ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देके वर्क करोगे। चलो अभी हम क्या करते हैं, अपना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफर की, तो सबसे पहली बात आती है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है कि एक ऑफर को ऑफर बनने के लिए इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मतलब जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, वो तो बहुत वाइड टॉपिक था, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सब होना ज़रूरी है। सिमिलरली एक ऑफ़र को ऑफ़र तभी बोलूँगा जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। इन केस ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है ना, क्या होगा, आप उसको ऑफ़र नहीं बोलोगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्जेक्ट रिलेशन।
कि आप वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। मतलब सोशल और डोमेस्टिक वाली इंटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन ही ऑफर करते वक्त क्या होनी चाहिए कि हाँ मैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ, लीगल कर रहा हूँ। सेम मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा था, सेम मैं ऑफर के अंदर भी पढ़ रहा हूँ कि भाई इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, आपकी लीगल होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्ट। पहला तो ऑफर ऐसा होना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपने ऑफर ही ऐसा करा है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, मतलब उसको यस नो कर ही नहीं सकता है, तो फिर वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप, और उससे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होने का रिक्वायरमेंट जरूर बनती है। मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ करा ये फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, अब वाइफ हस्बैंड वाला जो हमने देखा था, तो उस तरीके का कोई ऑफर भी करा है ना, तो आपने वो ऑफर कैसा हो जाएगा, सोशल या डोमेस्टिक हो जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसा बन जाएगा, फिर ऑफर से भाई सोशल या डोमेस्टिक हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा एंड तक आते आते क्या सोशल या फिर डोमेस्टिक बन जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स नेसेसरी फॉर मी टू कंसिडर दैट कि जो भी मैं ऑफर कर रहा हूँ दैट्स रिलेटेड टू लीगल रिलेशनशिप। बात क्लियर हुई। एन ऑफर व्हेन इट इज एक्सेप्टेड मस्ट रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और आपकी दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऑफर, उसी को मैं ऑफर बोलूँगा कि जब उसको एक्सेप्ट हो जाए ना, तो वो क्या बन जाए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो सर इस लाइन ने तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया। हाँ, इसको तो मेरे क्या कन्फ्यूज़न हो गया। कैसे का एक दिक्कत आ गई। जब हमने देखा था, हमने क्या स्टडी किया था, हमने जब मतलब वो टेबल पढ़ रहे थे ना अपनी स्टार्टिंग वाली चार्ट जो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था, इन केस मैं क्या कहता हूँ, इन केस क्या हुआ कि ऑफर, ये ऑफर था, ऑफर से क्या हुआ था, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ था, एक्सेप्टेंस के बाद करते 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 मेरा एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट से फिर क्या हो गया था, यहाँ पे वैलिड की बात आई, और यहाँ पे क्या अदर देन मतलब जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, जिसमें कि फिर मैंने क्या कह दिया, इलीगल या फिर अदर देन इलीगल। ये बात सब हुई थी ना हमारी। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे कंसर्न क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि अगर इन केस ऑफर व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्टेड होगा, मस्ट रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर से आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बनना चाहिए। मतलब अगर आपका इलीगल या फिर वो वाला है, कौन से वाला, अदर देन इलीगल वाला, मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वाली साइड चले गए आप, तो क्या हो जाएगा, ये ऑफर ऑफर ही नहीं रहेगा। सर ये तो गड़बड़ सी, कंफ्यूजन सा हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट लाइन पे देखो, वहां पे क्लियर होगा। इफ ऑफर डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, अगर ऑफर से आपकी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रही है, इट इज नॉट एन वैलिड ऑफर। इसको हम वैलिड ऑफर बोलेंगे ही नहीं। ऑफर तो रहेगा लेकिन वैलिड ऑफर नहीं रहेगा। तो जब मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करता हूँ ना, तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब जाता है क्या, वैलिड। ठीक है, तो जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ, तो मेरा मतलब ही किससे होता है, वैलिड से। भाई जब वो कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो कुछ तो बनेगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, इनवैलिड बन जाएगा, जिसको मैं क्या वॉइड भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। बात क्लियर हुई। सो यहाँ पे क्या है, देखो भाई जब आप ऑफर कर रहे हो, तो वो ऑफर इलीगल रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको ऑफर करा है कि भाई मुझसे ड्रग्स खरीदोगे क्या, ऑफर तो हुआ है, बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है ना ये, तो मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वाली साइड जा रहा है। तो इस साइड में मैं इसको क्या कहूँगा, ऑफर को क्या नाम दूंगा कि ये नॉट वैलिड ऑफर है, मतलब इनवैलिड ऑफर बोलूँगा उसको। ठीक है, अगर ये लीगल वाली साइड में जा रहा है कि मतलब ठीक है लॉ से एनफोर्सेबल हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं उसको क्या बोलूँगा, वैलिड ऑफर बोलूँगा। बात समझ में आई? तो समझ में आया ना, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो वो मैटर कर जाता है। सो इज नॉट अ वैलिड ऑफर, मतलब ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड, इनवैलिड ऑफर कहलाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई ये वाला टॉपिक? यहाँ तक का डन है। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ ऑफर डज नॉट क्रिएट, ये तो हमारा हो गया। अ सोशल इन्विटेशन इवन व्हेन एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशन। आपने किसी को ऑफर किया था, इन्विटेशन बोल दो या ऑफर बोल दो, सोशल रिलेटेड है, तो अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया तो भी वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा। वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और डोमेस्टिक हुआ तो डोमेस्टिक बन जाएगा। बात समझ में आई ना? तो पूरे उसमें पैरा में वो सीधी सी एक बात कह रहा है कि आप जो ऑफर कर रहे हो ना, वो लीगल की तरफ जाना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए बाद में। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो क्या आपका इनवैलिड हो जाएगा, ऑफर ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड ऑफर कहलाएगा वो। सर्टेन एंड डेफिनेट एंड नॉट वेग, यही चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी थी। क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तो पता है क्या, ऑफर ना मेरा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर मुश्किल नहीं है। ये सब कुछ मैं एक तरह से कहीं ना कहीं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, और मैक्सिमम कहाँ पढ़ चुका हूँ, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफर शुड बी मेड इन क्लियर टर्म्स विदाउट एनी एम्बिगिटी, मतलब वहाँ पे हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी
एम्बिगिटी मतलब क्या हो गया, व्हाट आई विल से कि अनक्लियर नहीं होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है। तो सब कुछ आपका कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इफ़ टर्म्स ऑफ ऑफर्स आर अनसर्टेन या वेग, जब आप जो ऑफर कर रहे हो वो अनसर्टेन है या क्लियर नहीं है, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, तो इससे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होगी। वहाँ पे भी हमने देखा था ना कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपका क्लियर नहीं है, जैसे मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया था, याद करो, याद करो फटाफट फटाफट, दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने, एक बुक का और एक अपनी तरफ से दिया था। हाँ, एक मैंने कौन सा दिया था आपको, एक कहा था कि आईफोन और कौन सा, नोकिया 1100, कि वहाँ पे मैं क्लियर ही नहीं बोला, मुझे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मुझे क्लियर करना चाहिए था, मैंने क्लियर ही नहीं करा था। और दूसरी चीज़ क्या थी, जैसे ऑयल की बात हुई, तो ऑयल कौन सा कि आप भाई वो उसकी बात कर रहे हो, मिट्टी के तेल की बात कर रहे हो या फिर आप पेट्रोल की, तो वैसे वाले केस यहाँ पे हुआ। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे भी तो वही कह रहे हैं ना, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होगी आपकी। इट मीन्स कि वो भी मेरा क्या हो गया कि एक तरह से बेकार ही चला गया, ये ऑफर भी बेकार ही हो गया। समझते हैं एग्जाम्पल एक और। ए ऑफर्स टू सेल वन ऑफ हॉर्स टू बी फ्रॉम हिज स्टेबल, कि उसने कहा कि मेरे अपने स्टेबल से ना मैं आपको एक घोड़ा सेल कर दूंगा। इन दिस केस नो वैलिड ऑफर अराइजेस सिंस इट इज अनसर्टेन एज टू विच हॉर्स ही वांट्स टू सेल, तो इससे कोई वैलिड ऑफर क्रिएट ही नहीं हो रहा है मेरा, क्या, कोई वैलिड ऑफर ही क्रिएट नहीं हो रहा, नो वैलिड ऑफर। सो ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड ऑफर कहलाएगा। क्यों इनवैलिड कहलाएगा, क्योंकि भाई जो आप ऑफर कर रहे हो ना वो क्लियर ही नहीं है, सामने वाले ने हाँ भी कर दी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो ये कैसा है, इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड ऑफर। और जब इनवैलिड ऑफर ही है तो आखिरी में आके तो क्या ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा। कौन सा बनेगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, देखो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे लिख के मत आना, ये सिर्फ अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। इनवैलिड का मतलब कौन सा हो गया, जो वैलिड नहीं है, मतलब जो उनसे कौन से, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वाले की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है ना, मतलब आपको क्या करना है, जब ऑफर की बात कर रहा हूँ नो वैलिड ऑफर कहलाएगा अगर जो ऑफर कर रहे हो ना वो सर्टेन ही नहीं है, अनसर्टेन है, वो वेग है, आप क्लियर कट ही नहीं है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये ऑफर सही ऑफर नहीं है, इसमें गड़बड़ी है, ये इनवैलिड है। However, if agreement contains reference for ascertaining vague term, लेकिन एग्रीमेंट में ना कुछ ऐसा हमने रेफरेंस दिया है कि जिससे वो जो धुंधला धुंधली बात थी ना, मतलब जो हमारी क्लियर कट नहीं थी, वो सर्टेन हो जाए, क्लियर कट हो सके। एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड ऑन ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग वेग, दैट इज इफ द टर्म्स ऑफ ऑफर आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इट इज अ वैलिड ऑफर। अगर आपने ऑफर करा वो तो धुंधला था, मतलब अनक्लियर था, बट लेटर ऑन आपने बाकी सब चीज़ों से, मतलब कैसे भी आपको सब कुछ क्लियर हो गया था, आपको ये पता है कि अभी क्या एग्रीमेंट बनने तक आपको क्लियर हो गया था कि आप क्या बात कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हो, मोबाइल कौन सा है, या यहाँ पे मैं बात करूँ हॉर्स कौन सा है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, ऑफर तो कैसा था, इनवैलिड था, मतलब इनिशियली इनवैलिड था, लेकिन बाद में अभी क्या हो गया, ये वैलिड ऑफर हो गया, तो मैं इसको एक्चुअल में क्या बोल दूंगा, फिर वैलिड ऑफर बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वैलिड ऑफर। समझते हैं। ए हैज़ ओनली वन हॉर्स इन अ स्टेबल, ए के पास सिर्फ एक ही स्टेबल में हॉर्स है, इट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर सिंस देयर इज ओनली वन हॉर्स, कि भाई अभी घोड़ा है ही एक, तो वो कह रहा है कि मैं अपने हॉर्स को सेल कर दूंगा, तो यहाँ पे इसको मैं इनवैलिड बोलूंगा क्या, नहीं, इसको इनवैलिड क्यों बोलूंगा, क्योंकि अब तो ये वैलिड हो गया, मुझे पता है कि भाई एक ही हॉर्स है, तो मैं कौन से हॉर्स की बात कर रहा हूँ, बात समझ में आया। सो व्हाट आई विल से, नोट डाउन करना चाहो स्लाइटली सा कर सकते हो कहीं पे भी। पहली केस, अगर ऑफर आपका कैसा है, अनक्लियर है, सो ये कैसा कहलाएगा, इनवैलिड ऑफर कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड ऑफर कहलाएगा, और डेफिनेटली बाद में क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब अदर देन वैलिड हो जाएगा, या नॉट एनफोर्सेबल वाला सब एक ही बात है, ठीक है। सेकंड वाली बात, ऑफर अनक्लियर है बट इन मतलब असर्टेन हो रहा है, बट मतलब क्या कहोगे, एग्रीमेंट में कुछ ऐसा रेफरेंस है, बट पूरी लिख लो, या तो ऑफर अनक्लियर है बट एग्रीमेंट कंटेन्स रेफरेंस फॉर असर्टेनिंग वेग टर्म, अब पूरा ही लिख लो ना, इसमें शॉर्ट में तो क्या लिख पाओगे, ये वाली सिचुएशन अगर आ जाती है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, ये कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी तो बात समझ में आ रही है, ये मेरा वैलिड हुआ तो बाद में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा कैसा हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर बाकी सारी चीज़ें उसने
पूरी कर दी। हाँ, बाकी सारी कंडीशन भी तो पूरी करनी पड़ेंगी ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कंसिडरेशन वगैरह होनी चाहिए, वो सब चीज़ होनी चाहिए, तो वो सब भी अगर हैं तो सब फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर यहाँ तक का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डन है। चलें आगे पढ़ें, चलो आगे देखते हैं। चलो चलो मितवा, आगे बढ़ो मितवा, आगे पढ़ते हैं। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर को बोलना जरूरी है। मन में बात रखोगे तो वो ऑफर कहलाएगा क्या? यू वॉन्ट टू प्रपोज समवन और आप अपनी दिल की बात बयान नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो ऑफर कहलाएगा? क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो सेम केस यहाँ पे, ऑफर आपका कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, जो मन में है उसको बयां करना बाकी है। वो क्या कहते हैं, एक गाना है तो ना, वो बोल दो ना ज़रा, वो वाला जो दिल में छुपा, तो वो जब तक नहीं बोलोगे, जब तक बोलोगे नहीं, तो वहाँ पे कुछ भी ऑफर ही नहीं होगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, वो आपका एक्सेप्टेंस छोड़ के किसी और का एक्सेप्टेंस ले लेगा। आप जो सोच रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा, मैं सीधी सीधी किसकी बात कर रहा हूँ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, वो आपकी गलती है। एन ऑफर इज अ कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, एक ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब ये कम्युनिकेटेड कर दिया जाएगा, किसको? दूसरी पार्टी को। बिकॉज अनलेस ऑफर इज कम्युनिकेटेड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अभी मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि आपके मन में क्या है, मुझे क्या ऑफर करना चाह रहे हो? आपने क्या सोचा कि मुझे ऑफर करने की सोच रहे हो कि अपना मोबाइल आप मुझे सेल कर दोगे, लेकिन मुझे बताया नहीं। अभी मैं कैसे हाँ कर दूं आपसे मोबाइल खरीदने के लिए, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, मैं एक्सेप्ट कैसे कर पाऊंगा ना। सो दैट्स वाई इट्स वेरी ऑब्वियस, मतलब ये वाला पॉइंट तो इतना ऑब्वियस है कि पता ही होना चाहिए कि भाई अभी क्या है, कि यहाँ पे आपको क्या एक्सेप्ट, मतलब जो भी ऑफर कर रहे हो उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है। पता है क्या, नेक्स्ट जब इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। भाई सामने से आप हाँ कर रहे हो तो उसको बोलना पड़ेगा ना, अभी शांत रह के तो नहीं कह सकते हो ना कि हाँ हो गई है, तो आपको ओके करना पड़ेगा। आपने मुझे कहा कि सर मैं मोबाइल सेल करना चाहता हूँ आपको, मैं मन में ओके करके बैठ गया हूँ, आपको बोला नहीं, तो क्या ये एक्सेप्टेंस कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। सो डेफिनेटली ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही बोलने जरूरी है मेरे लिए। एंड एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर मान लिया मैंने कोई एक्सेप्टेंस कर लिया, मुझे पता ही नहीं था कि आपने ऑफर करा भी है या नहीं करा है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। तो बिल्कुल लॉजिकल है भाई, मुझे ये तो पता नहीं है कि आप ऑफर कर रहे हो, मैंने कह दिया हाँ मैं आपसे मोबाइल खरीदूंगा, मुझे नहीं पता कि आपने पूछा बेचना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, सीधा आया मैंने कहा मोबाइल खरीदने को मैं ओके हूँ, रेडी हूँ, तो क्या इसको मैं कहूँगा कि एक्सेप्टेंस है कि अभी मुझे मजबूर हो जाओगे कि आप मुझे मोबाइल बेचने के लिए? नहीं होगे। और ऊपर भी देखा था ना हमने पहले क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो वहाँ पे भी सिचुएशन कहीं ना कहीं इस तरह से थी ना, क्रॉस ऑफर जब हम देख रहे थे, कि वहाँ पे क्या हो गया कि क्रॉस में हो गया कि ऑफर तो दोनों तरफ से कर दिया, एक्सेप्टेंस किसी ने करा नहीं। तो यहाँ पे भी मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ऑफर तो आपने कर दिया बट एक्सेप्टेंस तो नहीं करा है ना, तो एक्सेप्टेंस के बिना तो उसको एक्सेप्टेंस कैसे बोलोगे? मतलब जब तक सामने वाले ने ऑफर करा है आपको पता ही नहीं, मतलब ए था और आप एक जना बी था, ए ने बी को अभी कुछ भी नहीं बोला है और बी क्या कह रहा है, ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको खरीद लूंगा। सो क्या ये एक्सेप्टेंस कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा ना। भले ही ए ने बोल भी दिया होता लेकिन बी को नहीं पता है, तो एक्चुअल में ऑफर तो हुआ ही नहीं ना। ऑफर का मतलब ही क्या है कि अपनी बात सामने वाले को कह देना, सामने वाले तक वो बात पहुंची ही नहीं, तो ऑफर किस नाम का? और जब तक इसको पता ही नहीं कि भाई सामने से आपने कुछ कहा भी है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। एक और एग्जांपल दे दूं क्या मैं इसका? वैसे सिंपल है बिल्कुल टॉपिक, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, फिर भी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे क्या हुआ, ए ने ऑफर करा बी को, ए ने क्या करा, मेल सेंड करी, वही पुराना एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। मेल पे सेंड कर दिया, अभी बी ने मेल पढ़ी नहीं है, इसने क्या करा, व्हाट्सएप कर दिया, ओके आई विल परचेज। मतलब सपने आ गए इसको बैठे बैठे कि हाँ मैं खरीदने के लिए ओके कर देता हूँ। तो क्या ए बाउंड हो जाएगा क्या बेचने के लिए? अभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है अभी मेल तो चेक करी ही नहीं है ना, तो ऑफर हुआ ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं हो सकता है। फ्लो क्या कहता है, पहले ऑफर होगा उसके बाद क्या होगा, तब जाके एक्सेप्टेंस होगी। बात समझ में आई? तो जब ऑफर उसको पता ही नहीं है तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बाकी ना अभी हम लेटर ऑन स्टेज पे पढ़ेंगे कि ऑफर कब कंप्लीट होता है, ए कब तक एक्सेप्ट कर सकता है, वो सारा बहुत इन डेप्थ देखेंगे। बट अभी के लिए तो मुझे जितना देखना है ये भी लॉजिकल बनता है ना, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाला सीन तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे लक्ष्मण शुक्ला एंड गौरी दत्त की बात करते हैं। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट एल लक्ष्मण टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू।
ऊपर वाले क्वेश्चन का मतलब केस स्टडी है, इसमें हम दो जगह इसको रेफरेंस दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। उसने अपने सर्वेंट को भेजा था, उसने फिर क्या करा था, अनाउंस कर दिया था कि मैं जो भी इसको ढूंढ के लेके आएगा उसको क्या करूँगा, रिवॉर्ड दे दूंगा। उसका बेचारा जो सर्वेंट था वो उसको पता भी नहीं था कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई है, और वो क्या करा, उसको ढूंढ के लिए आया, अब क्या कर रहा है कि क्लेम कर रहा है रिवार्ड मुझे दे दो दे दो। वो एंटाइटल नहीं है। क्यों नहीं एंटाइटल है? क्योंकि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। तो पुरानी सिचुएशन भी ओके है, मतलब ये केस में क्या दो लॉजिक है, मैंने उसको जो मना करा ना कि उसको नहीं मिलेगा, कहाँ गया गौरीदत्त, ये रहा, उसको दो कारण से नहीं मिला। पहली चीज तो क्या कि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं, मतलब मैंने ऑफर उसको करा ही नहीं था, मैंने पब्लिक एट लार्ज को करा था, जो हम ये वाला पढ़ा था ना, हमने कौन से टॉपिक के अंदर पढ़ा था, ये स्वयंवर वाले के, मतलब कौन सा, जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर ऑफर पूरा ही तभी होता है जब सामने वाले को पता चल जाए। तो इसलिए वो वहाँ पे भी अनफिट हो गया था कि भाई यहाँ पे भी सर्वेंट को कुछ नहीं मिलेगा। और यही वाली सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ तो यहाँ पे भी क्या, अभी तक ऑफर पूरा ही नहीं हुआ, तो इस सामने से कोई अपने आप से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो जब तक उसको पता ही नहीं था कि सर्वेंट को कि हाँ भाई इस तरीके का कोई ऑफर है, तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। क्लियर? इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू it must be अरे it must be made with a view to obtaining the assent of the other party। डेफिनेशन ही पढ़ी थी ना हमने, जब हमने पढ़ी थी ऑफर की डेफिनेशन, with a view to get the assent of the another party। मैं ऑफर कर ही क्यों रहा हूँ, सो दैट कि मुझे सामने वाले की हामी मिल जाए। ऑफर का कोर पर्पस ही वही है ना कि सामने वाले की क्या मिल जाए, आपको एसेंट मिल जाए। सिर्फ नॉट मेरली विद अ व्यू ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर, कि सिर्फ आप अपनी इंटेंशन बता रहे हो तो वो ऑफर नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आप आए मेरे पास, ठीक है, आओ मेरे पास आओ, आप आए मेरे पास, और आपने ना, मैं कौन, बी, आप मेरे पास आए और आपने सिर्फ, पता है मुझे क्या कहा, आपने सिर्फ इतना कहा, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, टू सेल, बेचने के लिए, मैं अपना मोबाइल बेचने के लिए सोच रहा हूँ। तो अभी तो सिर्फ आप सोच ही रहे हो ना, आई कैन नॉट से कि ओके मैं परचेज कर लूँगा। अगर मैं ऐसा कह भी रहा हूँ तो उसकी आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सोच रहे हो, आपकी सोच बदल सकती है ना, थिंकिंग बदल सकती है। सो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में आपको क्या रखना है कि मेरली विद अ व्यू ऑफ डिस्क्लोजिंग, सिर्फ आप डिस्क्लोज कर रहे हो ना, किसी को बता रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने ऑफर कर दिया। ऑफर करना मतलब सामने वाले की हाँ लेने की आपकी फाइनल इंटेंशन है, आप उसको इस इंटेंशन से बता रहे हो कि सामने वाला हाँ कर दे। मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जैसे हमारा ऑफर क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, बाय वर्ड हो सकता है और बाय कंडक्ट हो सकता है। तो एक्सप्रेस का मतलब ही क्या था, वर्ड था, और वर्ड का मतलब क्या था, ओरल या रिटर्न दोनों, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे व्हाट विल आई से कि एक्सप्रेस, कि ये एक्सप्रेस का मतलब ही क्या है, वर्ड, और वर्ड कैसा हो सकता है, ओरल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। बात समझ में आई? और अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब बाय एनी एक्शन, एक्ट या फिर साइन, या मैंने क्या कर दिया, साइन कर दिया, जैसे मैंने इशारा कर दिया कि इस सामान को वहाँ रख दो, इशारे से बोल दिया, तो वहाँ पे मैंने बोला कुछ नहीं, ना मैंने कुछ ओरल है बोला भी नहीं और ना कुछ लिखा है, बट वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन, सिग्नेचर, मतलब आपको एक इंडिकेट कर दिया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सेम सीन है जो हमने पहले पढ़ा था, वही वाली बात आती है। स्पेसिफिक और जनरल, जैसे अभी ऊपर पढ़ के ही है ना कि स्पेसिफिक हो सकता है और कैसा हो सकता है, जनरल हो सकता है। एन ऑफर कैन बी मेड ईदर टू द पब्लिक एट लार्ज और टू ए डेफिनेट पर्सन, ये तो अभी ऊपर हम पढ़ रही था। मे बी कंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन हो सकती है। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स ऑफ कंडीशन बाय द ऑफर, मतलब जब ए बी को कुछ चीज़ सेल करने की या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो कोई ना कोई कंडीशन चाहे तो रख सकता है। मतलब देखते हैं, ऑफर में आस्क फॉर पेमेंट बाय RTGS NEFT, मतलब उसने कहा RTGS NEFT कर दो, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर दो। द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। उसको सारी की सारी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कह सकता है कि वो नहीं भाई मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा, मैं कैश से कर दूंगा, फिर तो क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर हो जाएगा। सो व्हेन समवन इज सेइंग, अगर ए कुछ ऑफर कर रहा है ना, उसके साथ जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेंगी, आपको पूरी करनी पड़ेगी। ए जो भी कह रहा है, जितने भी बी के साथ कंडीशंस रखता है, वो सारी आपको पूरी करनी पड़ेंगी, बी को पूरी करनी पड़ेंगी, तभी एक्सेप्टेंस होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मैंने आपके सामने कुछ कंडीशंस रखी। पहली चीज़ क्या, फीस आपको मुझे एडवांस देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, आपको रेगुलर क्लास में आना होगा। थर्ड कंडीशन मैंने क्या करी, आप जब भी मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगा, आप मुझे क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे कि आप कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी। फिर उसके बाद सारे टेस्ट अपेयर करने होंगे आपको, ठीक है।
जितने मैं टेस्ट लूँगा वो सब आपको देने होंगे। मैंने ऐसे आपके सामने कंडीशन रख ली कि अगर ये कंडीशन से आप ओके हो तो ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो अभी आपको ओके अगर बोल रहे हो ना, तो ये सारी सिचुएशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, इन सबको पूरा करना पड़ेगा। तो बात समझो, एक्सेप्टेंस ना हमेशा मतलब पूरी हो जानी चाहिए ओके में। इसके आगे कोई वर्ड ऐड ना करने की मुझे ज़रूरत पड़े। मतलब मैं ओके का मतलब क्या हो गया कि एज इट इज़ मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने इफ़ बट कुछ ऐसा लगा दिया ना, मैंने कह दिया इफ़ या लेकिन कि नहीं ऐसे, या फिर मैंने कोई और सिचुएशन सामने से रख दी, बी ने रख दी कोई सिचुएशन, तो फिर तो वो क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर, नया ऑफर बन जाएगा। पुराने वाला तो वैलिड ही ख़त्म ही हो गया। पुराने वाले को रिजेक्ट करके मैंने एक तरह से क्या नया ऑफर बना दिया अपना। बात क्लियर हुई? चलें आगे। देखो कहीं पे नोटिंग करनी हो तो वीडियो पॉज करके इमिडिएटली लिख लिया करो। बाकी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो उस टाइम नोटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं, कंसेप्ट पे ज़्यादा रखा करो। पॉज का ऑप्शन आपके पास है ना इसमें क्लास में, तो उसका फ़ायदा उठाओ। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने इसको पूरा नहीं करा ना तो मैं इसको यस मान लूँगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई सर? पहले हम समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ए ने बी को क्या कहा, अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया ना, मैं इसको यस मान लूँगा कि आपने हाँ कर दी। क्या ऐसा हो सकता है ना? गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे, ऐसा नहीं होगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगी, एक एग्जांपल लेके देखूं। मैं पता क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, अगर ये वैलिड हो जाता ना कॉन्ट्रैक्ट, मैं क्या करता, एक माइक लेता, पूरे के पूरे शहर में घूमता, आई एम ऑफरिंग यू टू स्टडी फ्रॉम मी, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ लो। और अगर आपने आंसर नहीं दिया ना तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूँगा। फिर तो क्या हो जाएगा, जो बच्चा कोई भी आप हर कोई बाउंड हो जाएगा। क्यों? आप रिप्लाई नहीं करोगे ना मेरे को, तो मैं क्या मान लूँगा आपको कि आपने यस कर दी। और यस कर दी तो अभी क्या आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी। ऐसा तो फिर तो क्या करेंगे सारे के सारे, क्या माइक लेके मार्केट में आ जाएंगे सारे बिजनेसमैन और अनाउंस करने लग जाएंगे। और बेचारे जो सुनने वाला होगा वो तो बेचारा मर ही जाएगा इन सब के बोझ के तले। तो ऐसी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। सो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी सीन नहीं होना चाहिए। ऑफर कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड, कि अगर आपने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी ना बाय सर्टेन टाइम, इतने दिनों के अंदर, ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस, तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूँगा। अगर आपने मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूँगा कि आप ओके हो, हाँ कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। मैं ना को तो कह सकता हूँ कि आपने 10 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई नहीं करा तो मैं ना मान लूँगा, क्योंकि ना मानना ठीक है, वो तो ओके है, सबके उसमें किसी का नुकसान नहीं है। बट अपने आप से हाँ मान लेना कोई लॉजिकल नहीं बनता है। A proposes B to purchase his mobile for 500. If no reply within a week, it will be assumed that B had accepted the proposal. This is not a contract. सिंपल सी बात है कि अगर आपने A ने कहा कि मोबाइल बेच रहा हूँ मैं, अगर आपने हाँ नहीं करी तो मैं इसको मान लूँगा कि आपने हाँ कर दी। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ पे। मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। एक काम करोगे, एक प्यारा सा कलर सा पेन लोगे और यहाँ पे ना ऐसे 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 और मल्टीप्लाई करके ना इनफाइनाइट लिख लेना इम्पॉर्टेंट। मतलब वेरी कितना, इनफाइनाइट टाइम्स इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला भी रहता है, मतलब जब तक कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो कंफ्यूजिंग करता ही है, और एक बार समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। सो हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में तब प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हमें क्या रहेगा, इसको स्टार्टिंग से प्रॉपर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।